ओम श्री विश्वेश्वराय नमो नमः। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा प्रसंग बताने जा रहा हूँ जो बहुविध आपके लिए उपयोगी है। ऐसा आजकल देखने में आया है कि प्राय सब लोग अपने अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं और उसके बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा रखते हैं। तो लगभग थोड़ा बहुत सब लोग कुछ कुंडली वगैरह का चक्र वगैरह देखते हैं या थोड़ा बहुत उसमें स्थूणाभिखनन इधर उधर करते हैं, तो या थोड़े बहुत जानकारी रखते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा उपयोगी है, क्योंकि वो स्वयं इससे अपने भाग्य के बारे में सटीक जानकारी ले सकेंगे, स्वयं ले सकेंगे। तो इसे जो बताने जा रहा हूँ प्रसंग या जो विषय है, यह सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र, ये चक्र स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने बनाया और वो उन्होंने खुद ही कहा कि अथ ब्रवीमि ते विप्र यत्पुरा विधिनोदितं हिताय जगतां चक्रम यच्च ख्यातम सुदर्शनम। जो सुदर्शन के नाम से विख्यात है उसको मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि 3 चक्र एक ही में होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही में होते हैं। इसको मैं आपको जैसे मैं पृष्ठ में दे रहा हूँ, पृष्ठ में उस चक्र को दे रहा हूँ, फेसबुक पर भी देने की कोशिश करूंगा, लेकिन पृष्ठ में चक्र को दे रहा हूँ क्योंकि आप साथ साथ समझते चलेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि ये पूरा भूमंडल 3 तरह से प्रभावित होता है। एक तो सबसे दूर सूर्य है, सूर्य से प्रभावित होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो लग्न है, जो सबसे सूक्ष्म प्रकार है, उसका निर्धारण भी सूर्य के द्वारा ही होता है। सूर्य ज्योति ज्योतिर्सूर्य है, वेद वाक्य है कि ये सूर्य की जो ज्योति है, सूर्य की जो ज्योति है, उसी से पूरा ज्योतिर्मय है और उसी से सब जो हमारा भाग्य अंधकार में पड़ा हुआ है, जो चीज अंधकार में पड़ा हुआ है, उसको सूर्य की ज्योति से ही हम उसको देख सकते हैं। तो पहला सूर्य, दूसरा हमारा जो नजदीकी ग्रह उपग्रह जो है वो चंद्रमा, और तीसरा जो लग्न है वो हमारे सबसे नजदीक है, सब व्यक्तिगत रूप से सबसे नजदीक लग्न है। सूर्य का व्यापक क्षेत्र है, वो हर तरफ देखता है। चंद्रमा उससे थोड़ा नजदीक है, इसलिए वो थोड़ा कम देखता है। लेकिन लग्न जो है वो हमारे अपने बिल्कुल नजदीक है, लग्न हमारे बिल्कुल नजदीक है, इसलिए वह संपूर्ण देखता है। लेकिन फिर भी जो कुछ व्यापक चीज छूट जाती है, रह जाती है, या जो चीजें जानना जरूरी है, वो चीज सूर्य के द्वारा। इसलिए ये सूर्य का चक्र, चंद्र का चक्र और लग्न का चक्र तीनों एक ही में स्थित होता है और तीनों का साथ साथ में विवेचन हो जाता है। तो ये मैं एक आपको उदाहरण द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये क्योंकि उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करने पर ये ज्यादा सहूलियत रहेगी। ये एक व्यक्ति का जन्म संवत 1993 में अश्विन मास में हुआ था, तो मैं उसको आपके सम्मुख दे रहा हूँ। उसी के जन्म के आधार पर, मतलब उसी के जन्म के आधार पर ये सुदर्शन चक्र मैंने बनाया है, जो आप स्वतः भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लगभग हमें जहाँ तक उम्मीद है कि सब लोग अपना अपना लगभग एक चक्र बना करके आज रखते हैं, लग्न कुंडली का चक्र बना करके सब लोग लगभग आज रखते हैं। तो वो चक्र आप रख लें। चंद्रमा का चक्र तो आसान है, उसी के आधार पर चंद्रमा का चक्र भी बन जाता है, राशि चक्र जिसको राशि चक्र कहते हैं। और लग्न तो लगभग सबके पास होता है। तो मैं इसमें वो चीज मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ उस व्यक्ति का जन्म, जैसा कि मैं बताया कि संवत 1993 में अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को हुआ था। तो उस समय उसका इष्टकाल जो है 2:11 पल, उस दिन का दिनमान जो है 29:10 पल था। जन्म जो है अयनांश 21, 23, 44 पर हुआ था। लग्न जो है इसकी तुला होगी, जो 1 अंश 5 कला 6 विकला भुगत चुकी थी। भयात 21:20 पल और भभोग 58:3 पल। तो इस पर चाहे तो आप लग्न भी बना सकते हैं, लग्न कुंडली बना सकते हैं। तो वैसे इसका लग्न तुला। जन्म के समय चंद्रमा मिथुन राशि में था। तो अब देखिए, मिथुन राशि का चक्र पहले सबसे ऊपर जो है हम सूर्य का चक्र बना लेंगे, सूर्य का, क्योंकि सूर्य लग्न में सूर्य होगा। तो आप देखेंगे तो पहले जहां पर सूर्य है सूर्य को रख देंगे और फिर जिस भाव में जो जो ग्रह हैं सबको रख देंगे। फिर उसके अंदर एक वृत्त होगा, गोला होगा, उसके अंदर भी चंद्रमा पहले लग्न में लिखेंगे और चंद्रमा के देखेंगे कि चंद्रमा के बाद वो किस तरह से आगे पीछे उपग्रह पड़े हैं पंचांग में या जहाँ कहीं भी आपके लग्न कुंडली में ही, तो ठीक वैसे ही चंद्रमा के आगे वो लिखते चले जाएंगे और अंत में नीचे लग्न का, बीच में लग्न का लिख देंगे। यही सुदर्शन चक्र है। ये पीछे जो पृष्ठ पर मैं आपको दे रहा हूँ इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है
कि कैसे हम इसको देखेंगे। इस चक्र में देखिए, लग्न भाव सूर्य, चंद्र तथा लग्न से यह युक्त जो आपका जो चक्र है, लग्न भाव जो इसमें लग्न भाव है, जो जिसमें जो तुला लग्न है, इस तुला लग्न के ही तुला लग्न को ही लग्न, फिर चंद्रमा को भी लग्न, और फिर लग्न वाली कुंडली को तो लग्न माने कि वो है ही है, तो लग्न मान करके और फिर चलेंगे। इसमें है क्या कि लग्न में जो सूर्य होता है, यदि लग्न में सूर्य पड़ता है तो वो बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन अगर दूसरी जगह पड़ता है, ये मैं सुदर्शन चक्र के बारे में बता रहा हूँ, यदि लग्न में सूर्य पड़ता है तो अच्छा फल देगा, लेकिन और बाकी जगहों पर इसका फल अशुभ होगा। आप अपनी कुंडली में अगर वो आपके पास सुदर्शन चक्र पहले बना लीजिए, सुदर्शन चक्र पहले बना लीजिए। मैं बता दिया सुदर्शन चक्र कैसे बनेगा। सबसे पहले एक चक्र बनाइए, उसमें 12 भाग कर दीजिए, या सबसे पहले क्या कीजिए, बता रहा हूँ आपको कि एक पहले गोला बनाइए, उसके बीच में एक छोटा गोला, फिर उसके बीच में एक सबसे छोटा गोला, और इस पूरे तीनों वृत्त को 12 भागों में बांट दीजिए। जैसा कि मैं पीछे देखिए पृष्ठ पर बता रहा हूं, मैं 12 भागों में बांट दीजिए। अब उन 12 भागों में पहले लग्न में सबसे ऊपर वाले में सूर्य, और उसके बाद जो आपकी कुंडली में जो ग्रह जिस जिस भाव, जब मतलब जिस जिस संख्या में पड़े हुए हैं, जिस जिस राशि में पड़े हुए हैं, उसको लिखते चले जाएं। 12 भाव पूरे हो गए। फिर उसके बाद चंद्रमा वाले में नीचे बीच वाले में, पहले लग्न में चंद्रमा सबसे ऊपर, बीच वाले में लग्न में चंद्रमा, फिर उसके बाद जिस जिस राशि में जो ग्रह बैठे हों, जो ऊपर सूर्य की भांति, जो सूर्य को आपका लिखे हैं पहले ऊपर सूर्य, उसी की तरह चंद्रमा के बाद भी सूर्य के भांति जैसे जो ग्रह जिस राशि में बैठे हों उसमें लिखते चले जाइए। और फिर लग्न वाले में, लग्न शुरू में बीच में प्रथम भाव में लग्न रहेगी, और उसके बाद जो है वो सब भावों में आप रखते चले जाइए। अभी क्या होता है कि जो इसमें अब आगे देख लीजिए, बता रहा हूं मैं आपको इसकी विशेषता। यदि पाप ग्रह भी, पाप ग्रह का मैं बता दूं कैसे, पाप ग्रह क्या कैसे होते हैं। क्षीणश्चंद्रो रविर्भौमो पापो राहुर शनिर शिखी। क्षीणश्चंद्रो, क्षीण चंद्रमा मतलब जो अमावस्या को तो चंद्रमा होता नहीं, अमावस्या से अष्टमी तक, यानी जिसमें चंद्रमा कम दिखाई दे, तो वो क्षीण चंद्रमा। क्षीणश्चंद्रो रविर सूर्य, भौम मंगल, क्षीणश्चंद्रो रविर्भौमो पापो राहु शनि शिखी। शनि, राहु और शिखी केतु, ये 5 जो हैं पाप हैं। तो ये जो हैं, तो अगर ये इस सुदर्शन चक्र में यदि पाप ग्रह भी अगर उच्च त्रिकोण या स्वराशि के हों तो अशुभ फल नहीं देते हैं। यही इस चक्र की विशेषता है। इस सुदर्शन चक्र की यही विशेषता है कि जैसे लग्न में अगर मान लीजिए कि चौथे भाव में अगर राहु पड़ गया, वो तो अशुभ हो गया। चाहे 10वें भाव में पड़ गया, सप्तम में पड़ गया, लग्न में पड़ गया, तो राहु अशुभ हो गया। तो राहु अशुभ हो गया लग्न के लिए। लेकिन इस चक्र में देखिए कि 2 में यदि राहु, जैसे मान लीजिए सूर्य में और चंद्रमा में राहु जो है, चाहे भले वो पाप ग्रह हैं, अगर ये उच्च का है तो ये अशुभ फल नहीं देता। अभी आगे मैं बता रहा हूं, जो भाव, इनमें जो भाव अपने अधिपति, जैसे मिथुन का बुध, सिंह का सूर्य, यदि चाहे शनि मकर का या कुंभ का शनि, तो जो जिस भाव में भी, जिस राशि में जिस भाव में भी उस भाव का स्वामी, जैसे मकर लग्न है, मकर राशि है, उसमें उस भाव में और शनि है, तो वो प्रबल होता है और वो शुभ फल देता है। लेकिन यदि पाप ग्रहों का योग हो, पाप ग्रह साथ में बैठे हैं और दूसरे पाप ग्रह साथ में बैठे हों या उनकी दृष्टि हो, तो अशुभ फल हो जाता है। सप्तम भाव में, जो 7वां भाव में है, उस भाव में स्थित, जो उस भाव में ग्रह स्थित है, उसके ग्रह के अनुसार उस भाव का फल जानना चाहिए। यदि कोई ऐसा भाव है जैसे उसमें कोई ग्रह ही नहीं हो, तो उस भाव का स्वामी यदि पाप ग्रह है तो पाप फल, शुभ ग्रह है तो शुभ फल होना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। अनेक ग्रहों की युति या दृष्टि में रहने पर, अनेक ग्रहों, जैसे मान लीजिए कोई भाव है, उस पर कई ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या कई ग्रह उसमें बैठे हुए हैं, तो जो ग्रह ज्यादा अंश में हो, जो ग्रह अस्त न हो, तो वो ग्रह प्रबल होता है और उसी का फल कहा जाएगा। बाकी और ग्रह बैठे हो तो उसका फल नहीं कहा जाएगा। अभी मान लीजिए कि पाप और शुभ, पाप ग्रह भी और शुभ ग्रह भी यदि एक भाव में बैठ जाएं, तो उनमें जो प्रबल हो, प्रबल कई तरह से होंगे। यदि ज्यादा अंश, मतलब कि ज्यादा अंश में हों, अपने त्रिकोण में हो, मूल में हो, मूल त्रिकोण में हो, अपनी राशि में हो, उच्च के हों, अस्त न हो, तो ये जो होगा ये प्रबल हो जाएगा। अगर दोनों शुभ ग्रह हों तो ये जो उसमें प्रबल होगा उसी का फल कहा जाएगा। गुरु है तो गुरु का ही फल कहा जाएगा, शुक्र का नहीं कहा जाएगा, भले शुभ ग्रह हैं। तो इस तरह से आप सुदर्शन चक्र में, अब इसमें कैसे में क्या, अब देख लीजिए कि तीनों में, तो तीनों, जैसे मान लीजिए कि तीनों में सप्तम भाव, जैसे मान लीजिए कि तीनों में सप्तम भाव आपने देख लिया, तीनों में, अब मान लीजिए कि आपने सप्तम भाव देख लिया। अभी मैं जो वर्तमान अभी देखिए, अब उदाहरण वाली कुंडली में
सप्तम भाव में देखिए जो सूर्य जो कुंडली है सबसे ऊपर वाली, उसमें सप्तम भाव में 12वीं माने मीन राशि है, आप देखिए उसमें। और चंद्रमा वाले में धनु राशि पड़ रही है, चंद्रमा के चक्र में, तो उसमें राहु बैठा है। और जो लग्न है उसमें 7वें में मेष राशि पड़ रही है, उसमें कोई नहीं बैठा है। तो मतलब तीनों भाव में एक राहु आया चंद्रमा वाले में। तो अब ये देख लीजिए, बता दूं आपको कि अब इन तीनों में बैठ गया, राहु एक अकेले है, तो इसका मतलब 7वां भाव इसका चौपट है, खराब है। 7वें भाव का इसको बहुत बुरा परिणाम मिलेगा, इसका व्यवसाय नहीं चलेगा, पत्नी से झगड़ा होगा, पत्नी लंपट होगी, ऐसे ये भाव हो जाएगा। अभी आप देखिए, मैं बताऊं आपको कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि 8वां भाव, 8वें भाव में लग्न जो है, लग्न में देखेंगे तो वृष राशि पड़ रही है, चंद्रमा में देखेंगे बीच वाले में तो मकर पड़ रही है, और सूर्य में मेष पड़ रही है, मेष राशि पड़ रही है। तो अभी इसमें देखिए कि 8वां भाव में दोनों राशियां अच्छी हैं, वृष राशि और मेष राशि। वैसे 10 भी कोई ये खराब में नहीं पड़ रहा है, फिर भी चूंकि मकर राशि पाप राशि में आती है, तो इसलिए इसका 8वां भाव पुष्ट है, इसलिए इसको दुर्घटना, चोट चपेट, रोग आदि का भय नहीं रहेगा। अब आते हैं हम 9वें भाव में। 9वें भाव में आपको लग्न में अष्टम भाव में जो लग्न की कुंडली है उसके अष्टम भाव में देख लीजिए चंद्रमा और केतु पड़े हैं। और जो चंद्र कुंडली है, राशि कुंडली है, उसमें जो कुंभ राशि आती है, तो कुंभ राशि में आपका शनि पड़ा हुआ है। और जो सूर्य की कुंडली है बाहरी वाली, सूर्य का चक्र जो है उसमें वृष राशि पड़ी हुई है। तो अब देख लीजिए, ये तो इसका भाग्य भाव बहुत प्रबल है, भाग्य भाव इसका बहुत प्रबल है। कैसे कि चंद्रमा भी है, अपने भाव में शनि है, अपने राशि में शनि है, चंद्रमा राशि वाले चंद्रमा वाले कुंडली में, और जो सूर्य कुंडली है उसमें वृष राशि पड़ी हुई है, तो ये भी शुभ है। शनि पाप है, लेकिन चूंकि अपने घर में है इसलिए संपुष्ट फल देगा ये, तो इसलिए इसका भाग्य प्रबल होगा। ये थोड़ा भी हल्का भी अगर काम करता है, जैसे मान लीजिए थोड़ा भी काम करता है, परिश्रम करता है, तो इसको बड़ा अच्छा फल मिलेगा, थोड़ा का भी ज्यादा फल मिलेगा। अभी आते हैं हम 10वें भाव में। 10वें भाव में एक में जैसे लग्न में कर्क है, राशि की कुंडली लेते हैं तो उसमें मीन है, और जो सूर्य की कुंडली है उसमें मिथुन है, और इनमें चंद्र केतु पड़े हुए हैं। तो केतु और राहु का जो संयुक्त ग्रह हैं उसके अनुसार प्रभाव होता है। तो इसका 10वां भाव भी पुष्ट, अर्थात या बड़ी अच्छी नौकरी और बड़ा अच्छा व्यवसाय, इसके यशस्वी कीर्तिमान व्यक्ति होगा। अभी देखिए इसका जो 11वें भाव में देख लीजिए कि सूर्य की कुंडली में कर्क है, चंद्रमा की कुंडली में मेष है, और जो लग्न की कुंडली है, मतलब लग्न वाला जो बीच वाला चक्र है उसमें सिंह, लेकिन पड़ा हुआ है इसमें मंगल। तो अभी देखिए, कहते हैं कि 11वां भाव लाभ भाव होता है, 11वां भाव लाभ भाव होता है, कहा जाता है कि 11वें में, लेकिन ये सिर्फ लग्न कुंडली के लिए है। अभी इसमें जो ये सुदर्शन चक्र है, अब इसमें देख लीजिए कि तीनों में ही केवल एक में ग्रह है, वो भी पाप ग्रह है, ये पाप ग्रह है। तो इसलिए यह जो होगा इसका 11वां भाव, अर्थात आमदनी का भाव बहुत ही खराब है, इसको आमदनी का स्रोत नहीं होगा, आमदनी ज़्यादा इसकी नहीं होगी, और ज़्यादा इसका आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहेगी। अभी देखिए इसके 12वां भाव देखिए, 12वें भाव में जो सबसे ऊपर वाला है सूर्य की कुंडली, उसमें सिंह है और उसमें मंगल बैठा हुआ है। जो चंद्रमा की कुंडली है उसमें वृषभ राशि है, कोई ग्रह नहीं है उसमें। और जो लग्न वाला है उसमें सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, 12वें भाव में। तो अभी मैं आपको बता दूं कि 12वां भाव जैसे केवल अगर लग्न कुंडली का लेंगे तो 12वां भाव व्यय का कहा जाता है, इसमें जो भी ग्रह बैठता है वो खराब ही करता है। किंतु अब देख लीजिए इस सुदर्शन चक्र की यही एक विशेषता है कि जो एक ग्रह इसमें मंगल जो है सूर्य कुंडली में बैठा हुआ है, देख लीजिए सूर्य की कुंडली में सबसे ऊपर वाले में सिंह राशि में बैठा हुआ है मंगल, तो वो तो पापी हो गया। लेकिन अभी देखिए जो लग्न वाली है इसमें 12वें भाव में कौन बैठा हुआ है, सूर्य और बुध अपने घर में है, और सूर्य बुध का अगर माने तो सूर्य के साथ बुध की शक्ति बढ़ जाती है, बुधादित्य योग बन जाता है, और उसमें भी बुध अपने घर में है। तो मंगल के 12वें भाव में मंगल के रहने के बावजूद भी सूर्य और बुध ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, ये अच्छा फल देंगे। लेकिन 12वें भाव का अच्छा फल क्या होगा, 12वें भाव का अच्छा फल ज्यादा व्यय, विलासिता। 12वें भाव का अच्छा फल यही होगा, विलासिता, व्यय, कलंक। इसमें अगर ये निर्बल होते तो इसमें क्या मिलता कि बहुत ही इसका खराब फल मिलता, बहुत ही अशक्त फल मिलता, असक्त फल। तो 12वें भाव का, 8वें भाव का, 6ठे भाव का अगर अशक्त फल मिले तो अच्छा है, क्योंकि इसमें जितने ही कम फल मिलेंगे वो अच्छा है। तो इसलिए यह
जो है 12वां भाव जो है इसका अच्छा में जाएगा, परिणाम स्वरूप इसको ऋण कर्ज की स्थिति आएगी। तो अभी इसमें क्या है, अभी इसमें देख लिया आपने कि ये सब कुछ, जैसे मान लीजिए एक और दिखाऊं मैं, एक चीज और दिखाऊं मैं इसको, इसके 5वें भाव में, जैसे 5वां भाव देखिए, 5वें भाव में लग्न में इसका है कुंभ, और चंद्रमा के 9वें भाव में, मतलब राशि कुंडली के 9वें भाव में, 7वें 5वें भाव में, देखिए 5वां भाव, 9वां भाव नहीं 5वां भाव, 5वें भाव में यह तुला का शुक्र है, और सूर्य में मकर राशि पड़ी है। सूर्य की कुंडली देखते हैं तो 5वें भाव में मकर, चंद्रमा की कुंडली में 5वें भाव में तुला राशि में शुक्र, और लग्न में 5वें भाव में 11वें में शनि। अभी देखिए इसमें 7 में शुक्र अपने घर का है, तुला राशि में चंद्रमा में, और लग्न वाले में कुंभ में शनि है अपने घर का है, और सूर्य में मकर है। तो ये मकर और कुंभ दोनों का शनि जो है पड़ा हुआ है, और साथ में इसका मतलब कि इसके पुत्र होंगे, अच्छी विद्या होगी, सरस्वती तो होगी लेकिन लक्ष्मी नहीं होगी। सरस्वती मतलब विद्या, यश, सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा सब होगा, लेकिन लक्ष्मी नहीं होगी। ये 5वें भाव का है, क्योंकि इसमें ग्रह अपने घर में बैठे हुए हैं और अच्छा परिणाम देंगे। तो 5वें भाव में अच्छा परिणाम देंगे तो 5वां भाव शुभ है, इसका अच्छा परिणाम अच्छा होगा। अभी इसी तरह से जो है आपका चौथा भाव सुख भाव देख लीजिए। तो सुख भाव में लग्न की कुंडली में मकर राशि पड़ी है, चंद्रमा की कुंडली में कन्या राशि पड़ी है, और सूर्य की कुंडली में धनु राशि पड़ी है। तो धनु राशि में राहु, मतलब सूर्य की कुंडली में चौथे भाव में राहु, चंद्रमा की कुंडली में चौथे भाव में कन्या में सूर्य और बुध, और दसम जो मकर राशि है वो लग्न वाली में चौथे भाव में मकर राशि पड़ी हुई है, उसमें कोई ग्रह नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये सूर्य, बुध और धनु में राहु ग्रहों के अनुपात में फल मिलने वाला है इसको। तो इसको एक बात बता दूं मैं आपको कि ये अभी देखिए इसमें सूर्य बुध अच्छे, राहु बुरा, किंतु बता दूं मैं आपको, बुध जो है अपने घर का है, कन्या राशि में है, सूर्य के साथ उसकी शक्ति बढ़ेगी। तात्पर्य ये कि इसको सुख मिलेगा, लेकिन कौन सा सुख? आर्थिक सुख नहीं मिलेगा, इसको सामाजिक प्रतिष्ठा का सुख मिलेगा, सम्मान, इसका लोग आदर करेंगे। एक तरह से यह कुंडली लग रहा है कि किसी सामाजिक कार्यकर्ता की है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता की है, निष्प्रिय भाव से कार्य करने वाले यह किसी सामाजिक कार्यकर्ता की है, जो जिंदगी भर यह व्यक्ति आर्थिक परेशानी से झेलेगा, बहुत कष्ट उठाएगा, किंतु पद प्रतिष्ठा इसकी रहेगी, लोगों में सम्मान रहेगा। और अगर हम पुराने की बात कहें तो ऐसे व्यक्ति साधु सन्यासी हो जाते हैं। अभी इसके देखिए, जैसे कि लग्न में क्या है, अगर सबसे ऊपर वाले में देखिए तो सूर्य और बुध कन्या राशि में, सूर्य कुंडली में सबसे ऊपर वाले में, उसके बाद बीच वाले में अर्थात चंद्रमा में मिथुन है, मिथुन में चंद्रमा और केतु पड़े हुए हैं, और जो लग्न कुंडली है सबसे नीचे बीच वाली अंदर वाली, तो उसमें तुला का शुक्र बैठा हुआ है। तो इसका लग्न भाव बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। शरीर स्वस्थ होगा, निरोग नहीं हो, कोई रोग नहीं होगा, सम्मान इसका होगा। सम्मान मतलब ये कहते हैं ना कि ये जैसे व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, ये पाप कर्म इत्यादि से ये बहुत दूर रहने वाला होगा, और अच्छे विचार वाला होगा, सब में मिलजुल कर रहने वाला होगा, सब इसका सम्मान करेंगे। तो लेकिन अगर देखिए, अगर आप देखते हैं, मान लीजिए राशि आपने देख लिया, सिर्फ राशि जो चंद्रमा की कुंडली राशि का बीच वाला देख लिया आपने, तो उसमें क्या पड़ा हुआ है? चंद्रमा और केतु, अर्थात यह व्यक्ति बहुत ही कपटी, लंपट, धूर्त होगा। केवल राशि की कुंडली से देखेंगे, केवल राशि की अगर अकेले कुंडली देखते हैं तो इसमें चंद्रमा केतु पड़ा हुआ है, और अगर केवल लग्न की कुंडली देखेंगे, लग्न की, तो उसमें सूर्य पड़ा हुआ है, सूर्य का फल अच्छा नहीं होता है। ठीक इसी तरह से दूसरे भाव में देखिए, दूसरे भाव में जो सूर्य की कुंडली है उसमें तुला, तो दूसरे भाव में तुला राशि है, तुला राशि का गुरु है, तुला राशि का शुक्र है, चंद्रमा कुंडली में बीच वाले में कर्क है दूसरे भाव में, और लग्न में वृश्चिक राशि का गुरु है, इसमें दूसरे भाव में। देखिए शुक्र अपने घर का है, और गुरु भी अपने मित्र के राशि में पड़ा हुआ है, वृश्चिक में, अर्थात मंगल के घर में पड़ा हुआ है। इतना होने के बावजूद भी इसका परिवार, वर्तमान में इसका परिवार इसको थोड़ा सा सम्मान नहीं देगा, परिवार सम्मान नहीं देगा, या यह परिवार से दूर रहेगा। वाणी तो इसकी बड़ी अच्छी होगी, वाणी बहुत अच्छी होगी इसकी, बहुत ही अच्छी वाणी बोलेगा, कभी गाली नहीं देगा, कभी कठोर कर्कश वाणी नहीं बोलेगा, बहुत अच्छा बोलेगा, लेकिन परिवार से दूर, परिवार इसका सहयोग नहीं करेगा। कारण क्या इसमें बता दूं मैं आपको। देखिए दूसरा भाव है
दूसरा भाव 7 में शुक्र अपने घर में है, कर्क लग्न चंद्रमा के बीच वाली कुंडली में कर्क राशि वो भी शुभ है, और लग्न वाले में दूसरे भाव में गुरु बैठा हुआ है वो भी शुभ है। ऐसी अवस्था में यह धन संग्रह नहीं, वाणी संग्रह करने का होता है, सरस्वती संग्रह होती है। अगर इसमें होता, अगर मान लीजिए 8, जैसे मान लीजिए कि लग्न के में देखिए 8वें में गुरु बैठा है, वृश्चिक राशि में गुरु बैठा हुआ है, अगर इसमें मंगल बैठता, देखिए मंगल भी पाप ग्रह बता रहा हूँ, मंगल बैठता। दूसरे जो सूर्य की कुंडली आप देखिए सबसे बाहर वाली में तुला राशि है, अगर तुला राशि में शनि बैठता, देखिए शनि भी पाप और मंगल भी पाप, किंतु ये दूसरे भाव में अगर बैठते तो यह व्यक्ति बहुत ही धनवान, कठोर वाणी वाला, सबका मान मर्दन करने वाला, चोर, ठग, ऐसे बहुत धन इकट्ठा करने वाला होता, और समस्त परिवार इसके साथ चाहे भय के मारे हों चाहे पैसे के लालच से हों इसके साथ रहते। ये तो अब इस तरह से आप देख लिए होंगे कि अपना एक सुदर्शन चक्र इस तरह से बना लीजिए, जैसे जो आपकी लग्न कुंडली है। देखिए जो इसको बनाने में क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली है, एक कुंडली होगी ना, लग्न का चक्र होगा आपके पास, तो मान लीजिए उसमें लग्न वाले में प्रथम भाव में आपके 7 है, 7 में शुक्र बैठा हुआ है, तो 7 में शुक्र है, तो ये तीनों जो बनाएंगे ना, सबसे बड़ा वाला वृत्त, सबसे बीच वाला वृत्त और सबसे नीचे वाला वृत्त, तो उसके जो 12 भाग बनाए, तो उसमें जो प्रथम भाव में जो होगा वह शुक्र 7 में ही होगा। और जैसे मान लीजिए कि प्रथम भाव में सूर्य में जो है, सूर्य की कुंडली में मान लीजिए सूर्य की कुंडली में 7 में शुक्र है। अभी मान लीजिए चंद्रमा की कुंडली में लग्न में 3 आ जाता है, चंद्रमा मान लीजिए मिथुन राशि का है तो 3 आ जाएगा, तो अब 3 नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, अब जहाँ 7 उसमें चंद्रमा की कुंडली में जहाँ 7 आएगा उस 7 में शुक्र लिखा जाएगा। अब इस वर्तमान कुंडली में देखिए इसमें क्या है, सूर्य में, जैसे मान लीजिए सूर्य जो है कन्या राशि में है, तो पहले कन्या राशि उसके लग्न में आएगी और उसमें सूर्य और बुध बैठ जाएंगे। अभी दूसरा आ गया क्या चीज, चंद्रमा के बीच वाले में चंद्रमा की कुंडली में क्या हो गया, चंद्रमा मिथुन राशि में है, तो चंद्रमा की कुंडली में पहले लग्न में मिथुन आएगा। अब देखिए मिथुन में पहले सूर्य वाले में देखिए कि सूर्य वाले में आपने 3 में क्या लिखा है, बाहर वाले में 3 में क्या लिखा है, 6 में तो ये हो गया, 6 में तो सूर्य बुध हो गया लग्न में, उसके 3 में क्या है, उसमें भी चंद्रमा और केतु, तो यहाँ पर भी लग्न में इसके 3 में चंद्रमा और केतु होंगे, और बाकी सूर्य के समान ही जिस संख्या वाले में, जिस राशि में जो बैठे उसको लिखते चले जाइए। जैसे मान लीजिए कि सूर्य वाले में बाहरी वाले में मान लीजिए आपको जो छठा भाव है, तो छठा भाव में सूर्य में क्या पड़ता है, 11 कुंभ, तो कुंभ में आपको शनि है कुंभ में, लेकिन जो बीच वाला है चंद्रमा, तो उसमें मिथुन राशि लग्न में पड़ रही है, तो उसका 11 कहाँ जाएगा, उसका 11 आ जाएगा आपको पंचम भाव में, उसका 11 आ जाएगा आपको नवम भाव में। चंद्रमा वाले में 11 कहाँ लिखा जाएगा, नवम भाव में, क्योंकि उसका 3 पड़ गया है ना, उसका 3 पड़ गया है। चंद्रमा वाले कुंडली में देखिए 3 पड़ा है लग्न में, सूर्य का 6 पड़ा है, तो जो ग्रह जिस राशि में है, चाहे वो सूर्य की कुंडली में हो, चाहे लग्न की कुंडली में हो, चाहे चंद्र की कुंडली में हो, जो ग्रह जिस राशि में है वो उसी राशि में रहेंगे, भाव अलग अलग होगा। जैसे उसका 3 हो गया चंद्रमा का, तो 3 में सूर्य की कुंडली में जो 3 संख्या वाले में मिथुन में होगा, वही इसमें 3 में आएगा, इसमें चंद्रमा और केतु। उसके बाद ठीक जो सूर्य की कुंडली में मान लीजिए कि 2 में कुछ नहीं है तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, सूर्य की कुंडली में 1 में कुछ नहीं तो इसमें भी कुछ नहीं होगा। इस तरह से जो ग्रह जिस राशि में है वो ग्रह उसी राशि में रहेंगे, सिर्फ भाव बदल जाएगा। जैसे सूर्य का जो है आपका सूर्य का 3 पड़ेगा 10वें भाव में, देखिए सूर्य का 3 पड़ेगा 10वें भाव में, लेकिन चंद्रमा का 3 कहाँ गया, लग्न भाव में, क्योंकि राशि वहीं से चंद्रमा जिस राशि में रहेगा वही लग्न में लिखा जाएगा। और नीचे लग्न का तो लग्न ही है, लग्न में तुला लग्न है तो 7 लिखा जाएगा, 7 में शुक्र है तो शुक्र लिखा जाएगा, तो शेष ग्रहों को वैसे ही स्थापित कर लेंगे। ये आप एक अलग से मैं बता दिया इसलिए क्योंकि देखिए ऐसा अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर लिख दिया गया कि हो चंद्रमा के केतु के साथ पड़ गया तो ये तो बहुत बुरा प्रभाव चंद्रमा केतु के साथ ये पड़ जाता है, तो बहुत बुरा प्रभाव हो गया, बहुत बुरा फल इसका मिलेगा। मान लीजिए 10वां भाव है, देखिए जैसे 10वें भाव में चंद्रमा और केतु हैं, ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई, लेकिन नहीं, इसको ऐसे मत देखिए। ये सुदर्शन चक्र की यही विशेषता है कि सुदर्शन चक्र में देखिए लग्न वाली कुंडली बीच वाली में, भीतर वाली में 4 है 10वें भाव में, माने कर्क राशि, और चंद्रमा वाले में क्या है, मीन राशि है। 10वें भाव में चंद्रमा बीच वाले में मीन राशि है, और जो सूर्य वाला है उसमें चंद्रमा और केतु हैं। चंद्रमा जो है मिथुन राशि का है, शुभ राशि का है, और शेष राशियां भी शुभ हैं। कर्क भी शुभ है, मान लीजिए लग्न में है, लग्न कुंडली में कर्क राशि 10वें भाव में है, वो भी शुभ है। चंद्रमा कुंडली में देखेंगे तो 10वें भाव में मीन राशि है, वह भी शुभ है, और
जो सूर्य कुंडली है बाहर वाले में, उसमें 3 मिथुन राशि, वो भी शुभ है। चंद्रमा स्वयं बैठा है, उसमें शुभ है। सहचर्य फल मिलता है, तो चंद्रमा के साथ केतु बैठ करके भी शुभ फल देगा, अर्थात इसका 10वां भाव यश, पैतृक, विरासत, सम्मान सब इसका बहुत ऊंचा होगा, बहुत अच्छा ओहदा होगा, इज्जत होगा, सम्मान। तो इस तरह से एक किसी कुंडली में कोई ग्रह अगर खराब है तो उसको खराब फल मत मानिए। इसीलिए केवल देखिए, इसलिए व्यवस्था की गई है क्या चीज, चलेंगे अगर अकेले अकेले बनाएंगे तो लग्न कुंडली, होरा, दृष्टांश, सप्तांश, नवमांश, षोडशांश, दशमांश, द्वादशांश, मतलब कई कुंडलियां बनती चली जाएंगी और तब सबसा निचोड़ निकालेंगे, तब फल निकलेगा। ये नहीं कि लग्न में देख लिया लग्न में राहु है, लग्न में राहु है भाई, मान लीजिए लग्न में राहु है, मान लीजिए वृष राशि में राहु है लग्न में, अगर नवमांश में भी उसका लग्न वृष ही है और उसमें राहु है, तो वो राहु तो बहुत उत्तम फल दिया, बहुत उत्तम फल दिया। तो इस तरह से अगर आप एक राहु देख लिया और उस पर जो है ना आपने सब फल कह दिया, तो ऐसे नहीं होता है। मान लीजिए 7वें भाव में राहु पड़ गया, किसी का भी ले लीजिए, सिंह का ही ले लीजिए, सिंह में राहु पड़ गया 7वें भाव में, लग्न कुंडली में 7वें भाव में सिंह राशि हो गई और उसमें राहु पड़ गया। लेकिन अगर उसी तरह नवमांश में भी 7वें भाव में सिंह राशि है और उसमें राहु है, और भी जैसे षोडशांश हो, द्वादशांश हो, दशमांश हो, अगर इनमें भी मान लीजिए अगर राहु पड़ जाता है तो वर्गोत्तम होकर के अच्छा फल देगा। तो इस तरह से केवल एक लग्न का चक्र बना करके और उस पर सब फल कह देंगे, तो ये न तो उचित है न सत्य है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अब इसीलिए इस तीनों को सूर्य चंद्र और लग्न तीनों का समेकित फल निकलता है। एक लग्न कुंडली में जहां पर राहु सबसे बुरा फल देने वाला है, अगर इन तीनों को देखेंगे, ये सूर्य और चंद्र और लग्न को सुदर्शन चक्र में अगर इन तीनों में देखेंगे कि उसकी स्थिति क्या है, तो राहु बुरा होकर के भी अच्छा फल देने वाला हो जाएगा। तो इसलिए मैं जन सामान्य के उपयोग के लिए ये जो है आपको बना दिया। इसको आप देखिए, मेरे पृष्ठ भाव में आपको आएगा दिखाई देते हुए, इसको आप देखें और अपना बना करके उस हिसाब से अपना भी फल समझ लें। फेसबुक पर इसको मैं डालने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैं आपको बता दिया पहले कि भाई अभी तो रबी की बुआई चल रही थी, मैं भी खेती बाड़ी वाला आदमी हूँ, तो उसमें मैं फंसा हुआ था, ज़्यादा वीडियो बना नहीं सका, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसी में निकाल करके कि मैं फेसबुक पर भी इसको मैं डालूं।